नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने अध्याय 9 में भाग 4 देखा। भाग 4 के बाद आता है भाग 5, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति लगभग 1960 से 1970 के दशक में बढ़ती हुई जनसंख्या का सबसे बड़ी समस्या था भोजन उपलब्ध कराना। तो भोजन की उपलब्धता कैसे हो, यदि हम उन्नत किस्म वाले पौधों को विकसित करें जिनसे उत्पादन क्षमता बढ़े, उनकी गुणवत्ता भी अच्छी हो, तो इस प्रकार से हम बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा सकते थे। इसी समस्या को देखते हुए हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति द्वारा ऐसी नई नई किस्में विकसित की गई पादप प्रजनन विधि के द्वारा, जिनमें उच्च गुणवत्ता और उच्च उत्पादन की क्षमता थी। हरित क्रांति सबसे पहले पूरे विश्व में फैलाया था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें हम डॉक्टर NE बोरलॉग के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम विश्व हरित क्रांति का जनक कहते हैं, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि भारत के हरित क्रांति के जनक अलग हैं और विश्व के हरित क्रांति के जनक अलग हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर NE बोरलॉग, जिसे हम डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के नाम से भी जानते हैं। उसी तरीके से भारत में भी हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। अगर विश्व में पूछा जाता है तो NE बोरलॉग, अगर भारत में तो MS स्वामीनाथन। इन्होंने हरित क्रांति के तहत पादप प्रजनन के द्वारा ऐसी नई किस्मों का विकास किया जो उच्च गुणवत्ता वाली थी। पादप प्रजनन के उपयोग से सन 1960 से 1970 के दशक में कृषि वैज्ञानिक विश्व में हरित क्रांति लाने में सफल हो सके। देखिए, हरित क्रांति किसके द्वारा सफल हुई? पादप प्रजनन, क्योंकि आपको बताएगा पादप प्रजनन विधियाँ किस प्रकार से हम नई किस्मों को बना सकते हैं। यह कृषि उत्पादों के अधिकतम एवं शीघ्रतम उत्पादन विशिष्ट रूप से गेहूं चावल के उत्पादन से संबंधित है। यानी हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था गेहूं और चावल के उत्पादन के बारे में। यानी ऐसी किस्में गेहूं और चावल की बनाई जाएं जिनमें उत्पादन क्षमता अधिक हो और रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, उच्च गुणवत्ता वाली हो। इसको उच्च उपज वाली किस्मों, सिंचाई के बेहतर साधन, उर्वरक के उपयोग, कीट खरपतवार नियंत्रण, मिश्रित खेती द्वारा सफल बनाया जा सका। ठीक है, हरित क्रांति को सफल किससे बनाया गया? उच्च उपज वाली किस्मों को बोकर, जो पादप प्रजनन के द्वारा बनाई गई, सिंचाई के बेहतर साधन का प्रयोग करके, उर्वरक का प्रयोग करके, कीट खरपतवार नियंत्रण यानी कीट खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो भी चीज़ें अपनाई गई, साथ ही साथ मिश्रित खेती के द्वारा भी इसे सफल बनाया जा सका। मिश्रित खेती यानी जब किसी भी भूमि में कई सारे किस्म के पौधे उगाए जाते हैं तब इसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। तो डॉक्टर NE बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनको इस कार्य के लिए सन 1970 में शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आता है भारत में हरित क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति के लिए कृषि मंत्रालय ने बहुत सारे कृषि अनुसंधान और कृषि शिक्षा विभाग की स्थापना की वर्ष 1973 में, जिसके तहत यह उद्देश्य रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाए, पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए। भारत सरकार द्वारा कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियां संचालित करने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय के अधीन सन 1973 में एक कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग का प्रमुख कार्य था कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र तथा इससे संबंधित सभी क्षेत्रों में कार्यरत दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के विभिन्न और संस्थानों के मध्य सहयोग बढ़ाने में पूरी मदद करना है। इस विभाग का सबसे प्रमुख संगठन जो था वो था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको विभाग द्वारा सरकारी सहायता, सेवा और संपर्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर गेहूं की अनेक अर्धबौनी किस्मों का विकास किया जो पानी में झुककर गिरती नहीं है व उत्पादन में वृद्धि होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गेहूं की प्रजातियां हैं जो लंबी होने की वजह से बरसात में झुक जाती हैं और उसकी वजह से फल या उनके जो बीज होते हैं वो जल्दी सड़ जाते हैं। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग ने मिलकर अर्धबौनी किस्मों का विकास किया गेहूं के, जो पानी में झुककर गिरती नहीं है व उत्पादन में वृद्धि होती है। हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूं, मैंने बताया ना, दो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, गेहूं और चावल की किस्मों, क्योंकि गेहूं और चावल ये दो ऐसे पौधे हैं जिनसे प्राप्त बीज में उचित मात्रा में अमीनो एसिड होता है, उचित मात्रा में प्रोटीन होता है, जो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है।
इनकी अनेक उच्च उत्पादन वाली किस्मों का विकास पादप प्रजनन तकनीक द्वारा किया गया। अब भारत की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें अगर आप कुल सकल घरेलू उत्पादन को देखें तो लगभग 33% जो आय होती है वो कृषि से ही आती है, और समष्टि के लगभग कुल समष्टि का, भारत की कुल समष्टि का लगभग 62% जनता को रोजगार कृषि द्वारा ही प्राप्त होता है। 1960 ईस्वी के मध्य से पादप प्रजनन की विधियों का उपयोग कर गेहूं, धान, मक्का आदि की उन्नत संकर किस्में विकसित की गई। परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस प्रावस्था को ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी 1960 के मध्य से जब पादप प्रजनन की विधियां उपयोग में लाई गई, इनसे गेहूं, धान, मक्का आदि की उन्नत किस्में विकसित की गई, जिससे खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होती है, इसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। अब हरित क्रांति के तहत बहुत सारे फसल्स को बनाया गया, अलग अलग किस्मों को, जैसे गेहूं की उन्नत किस्मों में सोनालिका, S308, कल्याण सोना, सोनोरा 64, सरबती सोनारा आदि हैं। इनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपसे ऐसा नहीं पूछे जाते हैं कि कौन सी उन्नत किस्म है, नहीं, सीधे पूछा जाता है गेहूं की किस्म का नाम बताइए। तो सोनालिका S308, कल्याण सोना, सोनोरा 64, सरबती सोनारा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। मक्का की उन्नत जाति हैं शक्ति, गंगा 5, गंगा 101, अंबर आदि। इसी तरीके से धान की उन्नत जातियों को विकसित किया गया, जैसे साबरमती, जया, पद्मा, रत्ना, बाला, कृष्णा आदि। यहाँ पर 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो IR8 के बारे में, चावल की एक किस्म है जो कि फिलीपींस की है, और ताइचुंग नेटिव 1 जो कि ताइवान की हैं। ये भी क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। गन्ने की उन्नत किस्मों में सैक्रम, बारबेरी, सैक्रम, ऑफिशिनेरम, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, किस ईयर में पूछा गया, अभी लास्ट 2 साल में ही पूछा गया था, याद नहीं आ रहा। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गन्ने की एक प्रजाति का नाम बताइए, तो आप इनमें से कोई भी अगर याद रखें तो आप लिख सकते हैं। चने की उच्च गुणवत्ता वाली किस्में कभी पूछी नहीं गई, लेकिन याद कर सकते हैं, पूसा 240, पंत 114 आदि। उसी तरीके से सरसों की उच्च उत्पादकता वाली किस्में दुर्गा, पूसा 40, गौरव आदि। बस ये था हरित क्रांति के बारे में संपूर्ण जानकारी। हरित क्रांति का उद्देश्य था कि बढ़ती हुई जनसंख्या को उच्च उत्पादक वाली किस्मों से उनको भोजन उपलब्ध कराया जाए। हरित क्रांति के संबंध में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में किस हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। उसके बाद कुछ किस्मों के नाम पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया, जैसे लिखा है वैसे आप इसे उतार लेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक आता है उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। यानी पादप प्रजनन इस उद्देश्य से कराया जाए कि उस किस्म में उच्च गुणवत्ता हो, उसमें अधिक विटामिन्स हो, मिनरल्स हो और प्रोटीन्स हो। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है, अनाजों में 2 अमीनो अम्ल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, इनकी कमी पाई जाती है, क्योंकि अमीनो अम्ल से ही हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अब ये देखते हुए कि अनाजों में 2 आवश्यक अमीनो अम्ल लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी पाई जाती है, तो सन 2000 में मक्के की एक संकर प्रजाति विकसित की गई, जिसमें सामान्य प्रजाति की तुलना में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा 2 गुनी थी। इसी प्रकार से चावल की एक ऐसी प्रजाति को तैयार की गई जिसमें सामान्य प्रजाति की अपेक्षा 5 गुना आयरन था। ठीक है, आयरन लौह अणु आवश्यक होता है हमारे शरीर में। आयरन का कार्य क्या होता है? आयरन अणु का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन अणु ही ऑक्सीजन को बाइंड करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARA, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अनेक बायोफोर्टिफाइड सब्जियों का उत्पादन किया है। अब बायोफोर्टिफाइड क्या होता है? तो बायोफोर्टिफाइड मतलब ऐसी किस्मों को तैयार करना जिसमें गुणवत्ता अच्छी हो, प्रोटीन अच्छी हो, विटामिन अच्छे हो, मिनरल्स अच्छे हो। इसके बारे में डिटेल आगे बताया जाएगा। तो कुछ ऐसे सब्जियों को तैयार किया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने, जैसे विटामिन C से भरपूर बथुआ, टमाटर, करेला और सरसों। विटामिन A से भरपूर गाजर, पालक की किस्में। आयरन और कैल्शियम से भरपूर पालक और बथुआ की किस्में। प्रोटीन से भरपूर मटर, फ्रेंच बीन, लोबिया आदि। ये तो आपको पता ही होगा कि विटामिन और मिनरल्स हमें सब्जियों से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन्स हमें जो दालों वाली फसल होती हैं, मटर, चना, इन सभी से प्राप्त होती है प्रोटीन। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन C से भरपूर बायोफोर्टिफाइड सब्जी कौन सी है? तो ज़्यादातर ऑप्शन बथुआ ही दिया गया है।
विटामिन ए से पूछा गया है, विटामिन ए से भरपूर सब्जी गाजर और पालक। फिर आयरन और कैल्शियम से भरपूर पालक और बथुआ, ये दोनों भी पूछे गए हैं। तो ये था आपका उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ऊतक संवर्धन। आइए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में भी बताया है ऊतक संवर्धन के बारे में कि ऊतक संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम समय में हम अधिक से अधिक पौधे विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल होता है। होता क्या है कि एक वैज्ञानिक जिनका नाम था हैबरलैंड ने बताया कि पादप की संपूर्ण कोशिका यानी पौधे की संपूर्ण कोशिका में यह क्षमता होती है कि वो विभाजन वृद्धि करके संपूर्ण पौधा विकसित कर सकता है। कोशिका की इस क्षमता को हम पूर्ण सख्तता यानी टोटीपोटेंसी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और काफ़ी बार नीट में भी पूछा गया है कि पूर्ण सख्तता यानी टोटीपोटेंसी किसे कहते हैं। तो किसी भी कोशिका की यह क्षमता कि उससे संपूर्ण शरीर बन सके, चाहे मनुष्य में चाहे पौधे में, यानी जंतु या पौधे किसी में भी, अगर उस कोशिका में ये क्षमता है कि उससे पूर्ण जीव तैयार हो सकता है तो हम उस पर इस क्षमता को टोटीपोटेंसी यानी पूर्ण सख्तता कहते हैं। तो पौधे में सबसे पहले हैबरलैंड ने बताया कि पौधे की संपूर्ण कोशिका में यह क्षमता होती है कि वो विभाजन द्वारा संपूर्ण पौधा बना सकता है। इसका मतलब ये है कि एक गाजर है, गाजर का हम छोटा सा टुकड़ा अगर ले लें तो छोटे से टुकड़े में जितने भी कोशिकाएं हैं उनमें यह क्षमता है कि वो टुकड़ा ही नया पौधा बना सकता है। तो इस क्षमता को कहा जाता है पूर्ण सख्तता यानी टोटीपोटेंसी। उस कोशिका की इस क्षमता को टोटीपोटेंसी यानी पूर्ण सख्तता कहा जाता है। और इसी वजह से हम हैबरलैंड को पादप ऊतक संवर्धन का जनक कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पादप ऊतक संवर्धन के जनक कौन है, तो हैबरलैंड ने ही सबसे पहले बताया था कि पौधे की संपूर्ण कोशिका में यह क्षमता होती है कि वो विभाजन और वृद्धि द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित कर सकती है। अब पूर्ण सख्तता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, मॉर्गन ने किया था, ये भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले पादप कोशिका में पूर्ण सख्तता की खोज किसने की थी, तो वो किया था स्टीवर्ड ने। स्टीवर्ड ने कंप्लीटली बताया कि वाकई पौधे में इस पौधे की कोशिकाओं में यह क्षमता होती है और उन्होंने ही पूर्ण सख्तता की खोज की थी। अब यही कि एक कोशिका में यह क्षमता हो कि वो विभाजन और वृद्धि करके नया पौधा, संपूर्ण नया पौधा बना ले, इसी के सहायता से हम पौधों में ऊतक संवर्धन कराते हैं। यानी पूर्ण सख्तता क्या है, ऊतक संवर्धन का आधार है। अगर पूर्ण सख्तता ना हो तो हम ऊतक संवर्धन नहीं करा सकते। अगर किसी कोशिका में यह क्षमता नहीं है कि वो विभाजन और वृद्धि करके संपूर्ण पौधा बना सकता है तो हम संवर्धन नहीं करा पाएंगे। संवर्धन इसी के आधार पर होता है कि उस कोशिका में यह क्षमता होनी चाहिए कि वो विभाजन द्वारा नया पौधा बना सके। करते क्या है, इसके लिए हम कुछ कोशिकाओं को हम लेते हैं किसी भी पौधे के पत्ती से या फिर उसके तने से या कहीं से भी। यहाँ पर मैंने एक गाजर का पौधा लिया है। गाजर के पौधे में गाजर को हमने सेलेक्ट किया। गाजर के कई सारे पहले टुकड़े करते हैं और फिर उन टुकड़ों में से कुछ टुकड़ों को हम काटते हैं जिन्हें हम एक्सप्लांट कहते हैं। किसी भी पौधे से लिया गया वो ऊतक जिससे ऊतक संवर्धन कराया गया है एक्सप्लांट कहलाता है। यानी ये जो टुकड़ा आप देख रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे, एक्सप्लांट। हम क्या करते हैं कि उस पौधे के ऊतक को लेते हैं और एक कल्चर मीडियम यानी संवर्धन माध्यम में उसको रखते हैं। ये एक बाउल है, उसमें हम संवर्धन माध्यम भर देते हैं। संवर्धन माध्यम क्या होता है, तो संवर्धन माध्यम जलीय तरल है जिसमें उस कोशिका की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। किसी भी कोशिका को वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, पोटेशियम चाहिए, फास्फेट चाहिए, शुगर चाहिए और कई सारे विटामिन की आवश्यकता होती है और भी खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उन सभी को मिलाकर एक संवर्धन माध्यम तैयार किया जाता है और उसी संवर्धन माध्यम में इन ऊतकों को रखा जाता है। सामान्य जल में नहीं रखा जाता क्योंकि सामान्य जल से उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। कोशिकाओं को वृद्धि करने के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो उस पोषक पदार्थों को हम संवर्धन माध्यम में मिलाते हैं और फिर हम उस एक्सप्लांट यानी जो ऊतक हमने गाजर से लिया था उसको हम उसमें डाल देते हैं। अब
4 से 6 सप्ताह बीतने के बाद हम देखेंगे कि उन कोशिकाओं में वृद्धि होने लगती है। कोशिकाएं विभाजित होती हैं और विभाजन द्वारा कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिसे हम कैलस कहते हैं। कैलस फॉर्म्स इन 4 to 6 वीक्स। जब कोशिकाओं का ढेर सारा समूह बन जाता है तब हम इसे कहते हैं कैलस। फिर हम इसको और वृद्धि करने देते हैं। इसको निकाल कर हम हार्मोन वाले संवर्धन में रखते हैं, यानी एक और दूसरे हम प्लेट में उसमें हार्मोन्स के कुछ मिश्रण, पोषक पदार्थों के मिश्रण को उसमें रखते हैं, जिससे कि उस पौधे में वृद्धि और तेज हो जाए। अब यहाँ पर 2 रास्ते होते हैं। यदि उस कैलस से भ्रूण का निर्माण हो गया तो भ्रूण में भी मूलांकुर और परांकुर पाए जाते हैं। तो मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है, परांकुर से तने का निर्माण होता है। इस प्रकार से संपूर्ण पौधा विकसित हो सकता है। या तो भ्रूण का निर्माण होगा और या तो सीधे ही इनसे कैलस में ही सीधे तने का विकास होने लगता है और कुछ समय बाद जड़ का विकास होने लगता है। यानी ये कैलस छोटे छोटे पौधे में विकसित हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इन छोटे छोटे पौधों को किसी गमले में या खेत में हम इसको बो देंगे, जिससे कुछ समय बाद हमें वैसा ही पौधा प्राप्त हो जाता है। यही पूरी तकनीक कहलाती है ऊतक संवर्धन। ये सब हम आप नहीं करा पाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि हम ऐसा कुछ करा के, ये सब लैब में ही कराया जाता है, सुव्यवस्थित ढंग से कराया जाता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो लैब में इसको सफलतापूर्वक कराया जाता है और अधिक से अधिक मात्रा में ये पौधे विकसित होते कम समय में। तो ऊतक को, यानी किसी भी पौधे के ऊतक को हम काट कर निकालते हैं ऊतक संवर्धन प्रक्रिया में। उस कटे हुए ऊतक को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। अब इस एक्सप्लांट को हम संवर्धन माध्यम में विकसित कराते हैं और जब संवर्धन माध्यम में हम इसे विकसित कराते हैं तो इनकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं। विभाजित होकर कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिसे हम कैलस कहते हैं। अब कैलस में 2 रास्ते हैं, या तो सीधे भ्रूण बन जाए या तो सीधे उसमें से तने निकलने लगे। अगर वो भ्रूण बनता है तो भ्रूण कुछ समय बाद उसमें से तने और जड़ का विकास होता है, और या तो सीधे ही उनसे कैलस से तनों का विकास होने लगे, तने से फिर धीरे धीरे नीचे जड़ का भी विकास होने लगता है और संपूर्ण पौधा बन जाता है। इस पौधे को निकाल कर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अन्य जगहों पर और फिर नया पौधा विकसित होता है। यही पूरी प्रक्रिया कहलाती है ऊतक संवर्धन। तो ऊतक संवर्धन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, सेम इसी तरीके से आपको उतारना है। सन 1902 में जर्मन वैज्ञानिक हैबरलैंड ने बताया कि प्रत्येक पादप कोशिका में संपूर्ण पादप बनाने की क्षमता होती है तथा इस क्षमता को पूर्ण सख्तता कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि पूर्ण सख्तता क्या है? तो पूर्ण सख्तता जब किसी कोशिका में यह क्षमता हो कि वो विभाजन और वृद्धि द्वारा संपूर्ण जीव या संपूर्ण पौधा बना सके, तब इसी क्षमता को हम पूर्ण सख्तता यानी टोटिपोटेंसी कहते हैं। हैबरलैंड को इसी वजह से पादप ऊतक संवर्धन का जनक कहा जाता है। टोटिपोटेंसी यानी पूर्ण सख्तता शब्द का प्रयोग सबसे पहले मॉर्गन ने किया था। पादप कोशिका में पूर्ण सख्तता की खोज स्टीवर्ट ने किया था। पूर्ण सख्तता ऊतक संवर्धन तकनीक का आधार होता है। अब प्रक्रिया देखते हैं। तो इस प्रक्रिया में वांछित पौधे की पत्ती या किसी भी भाग से उसका ऊतक प्राप्त करते हैं। इस ऊतक को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लांट कहते हैं। अब इसे संवर्धन माध्यम यानी कल्चर मीडियम में वृद्धि कराते हैं। संवर्धन माध्यम क्या है? एक ऐसा जलीय तरल जिसमें उस पौधे की कोशिका की वृद्धि के लिए संपूर्ण खनिज तत्व, आवश्यक पदार्थ उसमें उपस्थित हो। अब संवर्धन माध्यम क्यों जरूरी है? क्योंकि ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ चाहिए होता है, जो कि संवर्धन में उचित मात्रा में लिया जाता है, जिससे ऊतक उसमें से पोषक पदार्थों को ग्रहण करके वृद्धि करता है। संवर्धन माध्यम में ऊतक वृद्धि करता है, ठीक है, ऊतक वृद्धि करता है। अब क्या होगा? और कोशिकाओं का एक समूह बनता है जिसे हम कैलस कहते हैं, ठीक है, कैलस का निर्माण होता है। इस कैलस में संभावना ये होती है कि इससे या तो भ्रूण बने और या तो प्ररोह यानी तने का विकास हो। अब अगर यदि तने भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण में क्या पाया जाता है? मूलांकुर और परांकुर। मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है, परांकुर से तने का, जो क्रमशः जड़ व तने का निर्माण करते हैं और इस प्रकार नया पौधा विकसित होता है। और यदि प्ररोह विकसित होता है तो थोड़े ही समय में इसमें जड़ भी निकलने लगता है, जिससे नया पौधा प्राप्त होता है। अब इस पौधे को निकालकर मृदा में गाड़ दिया जाता है, जो वृद्धि करके नया पौधा बनाता है, ठीक है। यहाँ से हम किसी छोटे से ऊतक को काट कर निकालेंगे। इस ऊतक को हम संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराते हैं। संवर्धन माध्यम में ये कोशिकाएं विभाजित होकर समूह बनाती है, जिसे हम कैलस कहते हैं। कैलस कुछ समय बाद या तो भ्रूण बनाएगा या तो फिर तना बनाएगा। अगर भ्रूण बनाता है तब भी नए पौधे का विकास होगा, और अगर
तना बनता है, तो तने के बनने के बाद कुछ समय बाद उसमें से जड़ निकल आती है, जिससे नए पौधे का विकास होता है। अब इस पौधे को निकाल कर हम मृदा में गाड़ देते हैं और इससे नया पौधा फिर से प्राप्त हो जाता है। यही है ऊतक संवर्धन प्रक्रिया। ऊतक संवर्धन कई सारे स्टेजेस होते हैं, ये सब आपको एग्रीकल्चरल साइंस में पढ़ाया जाता है, या तो आप बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे तब पढ़ाया जाएगा। बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं जाना है, जितना बताएं हैं आपको इंटर में बस इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एकल कोशिका प्रोटीन यानी सिंगल सेल प्रोटीन, SCP। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, एकल कोशिका प्रोटीन क्या होता है, शब्द से ही क्लियर हो जाता है। एक ऐसी सिंगल सेल यानी एक कोशिका जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, उन्हें हम एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, एकल कोशिका प्रोटीन, एक कोशिकीय जीव ही होंगे हमेशा और उनमें प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाएगी। मैंने बताया था सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, स्पाइरुलिना नामक कवक में, शैवाल में, और यीस्ट नामक कवक में। स्पाइरुलिना में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 70%। तो ऐसे एक कोशिकीय जीव जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है उन्हें हम एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं, और इसका प्रयोग मनुष्य के साथ साथ किसी जंतु को भी पोषण प्राप्त करने में किया जा सकता है। मनुष्यों के लिए मतलब हम लोग के लिए भी ऐसे टैबलेट्स बनाए जाते हैं जो स्पाइरुलिना के होते हैं। स्पेस ट्रेवलर्स ये यूज़ करते हैं, आप अमेज़ॉन पे देख सकते हैं। स्पाइरुलिना करीब बहुत महंगी आती है, 5000 का टैबलेट आते हैं और बहुत छोटे से डिब्बी में। तो स्पाइरुलिना चूँकि हायर प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका प्रयोग हम भोजन के रूप में कर सकते हैं। ईस्ट जो कि ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है, तो ब्रेड के माध्यम से भी हम ईस्ट को प्राप्त करते हैं और प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तो प्रोटीन से भरपूर सूक्ष्म जीवों को मनुष्य तथा पशुओं के पोषण में प्रोटीन स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है, जैसे ईस्ट, स्पाइरुलिना। ईस्ट क्या है, कवक है, एक कोशिकीय कवक। स्पाइरुलिना क्या है, शैवाल है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कोशिकीय कवक का नाम बताइए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, ईस्ट। और यह पूछा जा सकता है एकल कोशिका प्रोटीन वाले शैवाल का नाम बताइए, तब आपका आएगा स्पाइरुलिना। इसमें 70% प्रोटीन पाया जाता है। एकल कोशिका प्रोटीन द्वारा आवश्यक सभी अमीनो अम्ल शरीर को प्राप्त होते हैं। उच्च वर्गीय पद याद रखेंगे, किसी भी अगर सोर्स है प्रोटीन का तो हम प्रोटीन नहीं पकाते हैं, उसमें अमीनो अम्ल होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल होता है जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है। उच्च वर्गीय पौधों के स्थान पर यीस्ट बेहतर प्रोटीन स्रोत होता है, क्योंकि खाद्य के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले उच्च वर्गीय पौधों में लाइसिन अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता। इसके बारे में पहले भी आपको बताया गया था। स्पाइरुलिना को आलू संसाधन, अब स्पाइरुलिना का उगाते कैसे हैं, अगर आप देखें तो इसका बहुत गंदी तरीके से इसको उगाया जाता है। स्पाइरुलिना को, स्पाइरुलिना के लिए बड़ा सा पॉन्ड जैसा एक एरिया बनाते हैं और उसमें जल यूज़ करते हैं, साथ ही साथ जो आलू संवर्धन किया होता है, यानी जो आलू प्रोसेस किए होते हैं, यानी आलू संसाधन संयंत्र, यानी आलू के धुलने काटने के बाद उससे जो पानी निकलता है वो पानी इस पॉन्ड में डाला जाता है और उसी पॉन्ड में उस स्पाइरुलिना को उगाया जाता है। क्योंकि आलू संसाधन संयंत्र से जो निकला हुआ जल होता है उसमें स्टार्च काफ़ी मात्रा में होता है, क्योंकि आलू किसका सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत है, स्टार्च का। तो स्टार्च निकल कर उस जल के माध्यम से उस पॉन्ड में आ जाता है और स्पाइरुलिना को ग्रोथ के लिए स्टार्च चाहिए, जिससे उसे वहाँ से प्राप्ति हो जाती है। यानी स्पाइरुलिना को आलू संसाधन संयंत्र से निर्मुक्त अवशिष्ट जल, जिसमें स्टार्च की मात्रा उपस्थित रहती है, में आसानी से उगाया जा सकता है। स्पाइरुलिना में प्रोटीन के अतिरिक्त खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। स्पाइरुलिना एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में, यीस्ट एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में। ये हो गया आपका दोनों टॉपिक, ऊतक संवर्धन और एकल कोशिका प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक आता है जैव प्रबलीकरण यानी बायोफोर्टिफिकेशन। इसके बारे में आपको पहले भी बताया था कि जैव प्रबलीकरण यानी बायोफोर्टिफिकेशन का लक्ष्य होता है कि ऐसे पौधे की किस्म तैयार किया जाए जिसमें जो भी फल प्राप्त हो उसमें उच्च गुणवत्ता हो, उसमें वसा की मात्रा अच्छी हो, प्रोटीन मात्रा अच्छी हो, मिनरल्स अधिक मात्रा में हो। तो ये जो लक्ष्य होता है इसी को हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, यानी ऐसी फसलों का विकास करना जिसमें उच्च गुणवत्ता के प्रोटीन हो और उसमें खनिज मात्रा अधिक हो, स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली हो। इसी को हम कहते हैं जैव प्रबलीकरण। प्रबल करना, जीवों को प्रबल करना और ज़्यादा विकसित करना कि उसमें और अधिक मात्रा में, सामान्य से अधिक मात्रा में उसमें खनिज तत्व हों, सामान्य से अधिक मात्रा में उसमें प्रोटीन हो, सामान्य से अधिक मात्रा में उसमें वसा हो, स्वास्थ्यवर्धक वसा हो, नुकसानदायक ना हो। इसी को कहते हैं जैव प्रबलीकरण। इस उद्देश्य के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसके बारे में पहले ही बताया गया था, जो नई दिल्ली में सिचुएटेड है,
वो सब्जी की ऐसी ऐसी फसलें बनाती हैं जिनमें उच्च गुणवत्ता होती है। जैसे उन्होंने बनाया विटामिन ए से भरपूर गाजर, पालक और कद्दू की नई किस्में, विटामिन सी से भरपूर करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर की किस्में, और आयरन और कैल्शियम से भरपूर पालक और बथुआ की किस्में। इसी को कहते हैं जैव प्रबलीकरण करना, यानी पौधों को उच्च गुणवत्ता वाला बनाना। बस आप ऐसे ही लिख डालेंगे जैव प्रबलीकरण यानी बायोफोर्टिफिकेशन में कि जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विटामिन तथा खनिज युक्त उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसलों का विकास ही जैव प्रबलीकरण कहलाता है। कृषि वैज्ञानिकों ने मक्का की नई किस्में विकसित की जिसमें अमीनो अम्ल लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक होती है, जैसे शक्ति, रतन प्रोटीन की किस्में हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बहुत सी सब्जियों की फसलों का मोचन किया जिनमें विटामिन तथा खनिज प्रचुर मात्रा में आते हैं, जैसे गाजर, पालक एवं कद्दू में विटामिन ए, करेला, बथुआ, सरसों व टमाटर में विटामिन सी, पालक और बथुआ में आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। बस ये था आपका लास्ट टॉपिक भाग 5 का बायोफोर्टिफिकेशन यानी जैव प्रबलीकरण। इसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें आपको रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, इस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहे बायोलॉजी चैनल के साथ। धन्यवाद।